नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। प्रस्तुत है श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखित राग दरबारी उपन्यास का भाग 4। कुछ घूरे, घूरों से भी बदतर कुछ दुकानें, तहसील, थाना, ताड़ी घर, विकास खंड का दफ्तर, शराब खाना, कॉलेज सड़क से निकल जाने को लगभग इतना ही दिखाई देता था। कुछ दूर आगे एक घनी अमराई में पड़ी हुई एक कच्ची कोठरी भी पड़ती थी। उसकी पीठ सड़क की ओर थी। उसका दरवाजा, जिसमें किवाड़ नहीं थे, जंगल की ओर था। बरसात के दिनों में हलवाए पेड़ों के नीचे से हटकर इस कोठरी में जुआ खेलती। बाकी दिनों वह खाली पड़ी रहती। जब वह खाली रहती तब भी लोग उसे खाली नहीं रहने देते थे और नर नारी गण मौका देखकर उसका मनपसंद इस्तेमाल करते थे। सिपालगंज में इस कोठरी के लिए जो नाम दिया गया था वो हेनरी मिलर को भी चौंका देने के लिए काफ़ी था। उसमें ठंडा पानी मिलाकर कॉलेज के एक मास्टर ने उसका नाम प्रेम भवन रख दिया था। घूरों और प्रेम भवन के बीच पड़ने वाली सड़क के इस हिस्से को सिपालगंज का किनारा भर मिलता था। ठेठ सिपालगंज दूसरी ओर सड़क छोड़कर था। असली सिपालगंज वैद्य जी की बैठक में था। बैठक तक पहुंचने के लिए गलियारे में उतरना पड़ता था। उसके दोनों किनारों पर छप्पर के बेहतरीन उबड़-खाबड़ मकान थे। उनके बाहरी चबूतरे बढ़ा लिए गए थे और वे गलियारे पर हावी थे। उन्हें देखकर इस फिलॉसफी का पता चलता था कि अपनी सीमा के आसपास जहां भी खाली जमीन मिले वहीं आंख बचाकर 2-4 हाथ जमीन घेर लेनी चाहिए। अचानक यह गलियारा एक मैदान में खो जाता था। उसमें नीम के 3-4 पेड़ लगे थे। जिस तरह वे पनप रहे थे उससे साबित होता था कि वे वन महोत्सवों के पहले लगाए गए हैं। वे किसी नेता या अफसर के छूने से बच गए हैं और उन्हें वृक्षारोपण और कैमरा क्लिकन के रस्मों से बख्श दिया गया है। इस हरे भरे इलाके में एक मकान ने मैदान की एक पूरी की पूरी दिशा को कुछ इस तरह घेर लिया था कि उधर से आगे जाना मुश्किल था। मकान वैद्य जी का था। उसका अगला हिस्सा पक्का और देहाती हिसाब से काफी रौबदार था। पीछे की तरफ दीवारें कच्ची थीं और उनके पीछे सुबह होता था। घुरे पड़े होंगे, झिलमिलाते हवाई अड्डों और लकलकाते होटलों की मार्फत जैसा सिंबॉलिक मॉडर्नाइजेशन इस देश में हो रहा है। उसका असर इस मकान की वास्तुकला में भी उतर आया था और उससे साबित होता था कि दिल्ली से लेकर सिपालगंज तक काम करने वाली देसी बुद्धि सब जगह एक सी है। मकान का अगला हिस्सा, जिसमें चबूतरा, बरामदा और एक बड़ा कमरा था, बैठक के नाम से मशहूर था। ईंट गारा ढोने वाला मजदूर भी जानता था कि बैठक का मतलब ईंट और गारे की बनी हुई इमारत भर नहीं है। नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, क्रेमलिन आदि मकानों के नहीं, ताकतों के नाम है। खाने से लौटकर रुपन बाबू ने दरबारे आम यानी बरामदे में भीड़ लगी देखी। उनके कदम तेज हो गए, धोती फड़फड़ाने लगी। बैठक में आते ही उन्हें पता चला कि उनके ममेरे भाई रंगनाथ शहर से ट्रक पर आए हैं। रास्ते में ड्राइवर ने उनसे 2 रुपए ऐंठ लिए हैं। एक दुबला पतला आदमी गंदी बनियान और धारीदार अंडरवियर पहने बैठा था। नवंबर का महीना था और शाम को काफी ठंडक हो चली थी, पर वह बनियान में काफी खुश नजर आ रहा था। उसका नाम मंगल था, पर लोग उसे सनीचर कहते थे। उसके बाल पकने लगे थे और आगे के दांत गिर गए थे। उसका पेशा वैद्य जी की बैठक पर बैठे रहना था। वह ज्यादातर अंडरवियर ही पहनता था। उसे आज बनियान पहने हुए देखकर रुपन बाबू समझ गई कि सनीचर फॉर्मल होना चाहता है। उसने रुपन बाबू को एक सांस में रंगनाथ की मुसीबत बता दी और अपनी नंगी जांघों पर तबले के कुछ मुश्किल बोल निकालते हुए ललकार कर बोला, बद्री भैया होते तो मजा आता। रुपन बाबू रंगनाथ से छूटते ही बोले, तुमने अच्छा ही किया रंगनाथ दादा, 2 रुपया देकर झगड़ा साफ किया। जरा सी बात पर खून खराबा करना ठीक नहीं। रंगनाथ रुपन बाबू से 1.5 साल बाद मिल रहा था। रुपन बाबू की गंभीरता को दिन भर की सबसे दिलचस्प घटना मानते हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो मारपीट पर उतर आया था, बाद में कुछ सोचकर रुक गया। रुपन बाबू ने मारपीट के विशेषज्ञ की हैसियत से हाथ उठाकर कहा, तुमने ठीक ही किया। ऐसे ही झगड़ों में स्टूडेंट कम्युनिटी बदनाम होती है। रंगनाथ ने अब उन्हें ध्यान से देखा। कंधे पर टिकी हुई धोती का छोर,
ताजा खाया हुआ पान, बालों में पड़ा हुआ कई लीटर तेल। स्थानीय गुंडागिरी के किसी भी स्टैंडर्ड से वे होनहार लग रहे थे। रंगनाथ ने बात बदलने की कोशिश की। पूछा, बद्री दादा कहाँ हैं? दिखे नहीं। सनीचर ने अपने अंडरवियर को झाड़ना शुरू किया, जैसे कुछ चींटियों को बेदखल करना चाहता हो। साथ ही भौहें सिकोड़कर बोला, मुझे भी बद्री भैया याद आ रहे हैं। वे होते तो अब तक। बद्री दादा हैं कहाँ? रंगनाथ ने उधर ध्यान न देकर रूपन बाबू से पूछा। रूपन बाबू बेरुखी से बोले, सनीचर बता तो रहा है। मुझसे पूछकर तो गए नहीं हैं। कहीं गए हैं, बाहर गए होंगे। आ जाएंगे, कल परसों अतरसों तक आ ही जाएंगे। उनकी बात से पता चलना मुश्किल था कि बद्री उनके सगे भाई हैं और उनके साथ एक ही घर में रहते हैं। रंगनाथ ने जोर से सांस खींची। सनीचर ने फर्श पर बैठे बैठे अपनी टांगें फैला दी। जिस्म के जिस हिस्से से बाईं टांग निकलती है, वहीं उसने खाल का एक टुकड़ा चुटकी में दबा लिया। दबाते ही उसकी आंखें मूंद गईं और चेहरे पर तृप्ति और संतोष का प्रकाश फैल गया। धीरे धीरे चुटकी मसलते हुए उसने भेड़िए की तरह मुंह फैलाकर जमाई ली। फिर ऊँगती हुई आवाज में कहा, रंगनाथ भैया शहर से आए हैं, उन्हें मैं कुछ नहीं कह सकता, पर कोई किसी गंजहा से 2 रुपए तो क्या 2 कौड़ी भी ऐंठ ले तो जाने। गंजहा शब्द रंगनाथ के लिए नया नहीं था। वह एक तकनीकी शब्द था जिसे सिपालगंज के रहने वाले अपने लिए सम्मान सूचक पद की तरह इस्तेमाल करते थे। आसपास के गांवों में भी बहुत से शांति के पुजारी मौका पड़ने पर धीरे से कहते थे, तुम इनके मुंह न लगो, तुम जानते नहीं हो यह साला गंजा है। फर्श पर वहीं एक 14-15 साल का लड़का भी बैठा था। देखते ही लगता था वह शिक्षा प्रसार के चकमे में नहीं आया है। सनीचर की बात सुनकर उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, शरारती लड़के बड़े सीधे होते हैं, कोई मुझसे रुपया मांगकर देखता तो। कहकर उसने हाथ को एक दायरे के भीतर हवा में घुमाना शुरू कर दिया। लगा किसी लॉरी में एक लंबा हैंडल डालकर वह उसे बड़ी मेहनत से स्टार्ट करने जा रहा है। लोग हंसने लगे, पर रूपन बाबू गंभीर बने रहे। उन्होंने रंगनाथ से पूछा, तो तुमने ड्राइवर को रुपए अपनी मर्जी से दिए थे या उसने धमकाकर छीन लिए थे? रंगनाथ ने यह सवाल अनसुना कर दिया और इसके जवाब में एक दूसरा सवाल किया, अब तुम किस दर्जे में पढ़ते हो रूपन? उनकी शक्ल से लगा कि उन्हें यह सवाल पसंद नहीं है। वे बोले, 10th क्लास में हूँ। तुम कहोगे कि उसमें तो 2 साल पहले भी था, पर मुझे तो सिपालगंज में इस क्लास से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता। तुम जानते नहीं हो दादा, इस देश की शिक्षा पद्धति बिल्कुल बेकार है। बड़े बड़े नेता यही कहते हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। फिर तुम इस कॉलेज का हाल नहीं जानते, लुच्चों और सोहदों का अड्डा है। मास्टर पढ़ाना लिखाना छोड़कर सिर्फ पॉलिटिक्स भिड़ाते हैं। दिन रात पिताजी की नाक में दम किए रहते हैं कि यह करो वह करो, तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी गर्दन पर मालिश करो। यहाँ भला कोई इम्तिहान में पास हो सकता है? हैं कुछ बेशर्म लड़के भी हैं जो कभी कभी इम्तिहान पास कर लेते हैं, पर उससे। कमरे में अंदर वैद्य जी मरीजों को दवा दे रहे थे। अचानक वे वहीं से बोले, शांत रहो रूपन, इस कुव्यवस्था का अंत होने ही वाला है। जान पड़ा कि आकाशवाणी हो रही है। घबराओ नहीं वसुदेव, कंस का काल पैदा होने ही वाला है। रूपन बाबू शांत हो गए। रंगनाथ ने कमरे की ओर मुंह करके जोर से पूछा, मामा जी, आपका इस कॉलेज से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक? कमरे में वैद्य जी की हंसी बड़े जोर से गूंजी। तुम जानना चाहते हो कि मेरा इस कॉलेज से क्या संबंध है? रूपन, रंगनाथ की जिज्ञासा शांत करो। रूपन ने बड़े कारोबारी ढंग से कहा, पिताजी कॉलेज के मैनेजर हैं। मास्टरों का आना जाना इन्हीं के हाथ में है। रंगनाथ के चेहरे पर अपनी बात का असर पड़ते हुए उन्होंने फिर कहा, ऐसा मैनेजर पूरे मुल्क में न मिलेगा। सीधे के लिए बिल्कुल सीधे हैं और हरामी के लिए खानदानी हरामी। रंगनाथ ने यह सूचना चुपचाप हजम कर ली और सिर्फ कुछ कहने की गरज से बोला, और कोऑपरेटिव यूनियन की क्या हाल है? मामा जी, उसके भी तो कुछ थे नहीं है। रूपन बाबू ने जरा तीखेपन से कहा, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हैं और रहेंगे।
वैद्य जी थे, हैं और रहेंगे। अंग्रेजों के जमाने में वे अंग्रेजों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे देश के पुराने सेवक थे। पिछले महायुद्ध के दिनों में जब देश को जापान से खतरा पैदा हो गया था, उन्होंने सुदूर पूर्व में लड़ने के लिए बहुत से सिपाही भर्ती कराए। अब जरूरत पड़ने पर रातों रात वे अपने राजनीतिक गुट में सैकड़ों सदस्य भर्ती करा देते थे। पहले भी वे जनता की सेवा, जज की इजलास में जूरी और असेसर बनकर, दीवानी के मुकदमों में जायदादों के सुपुर्ददार होकर और गांव के जमींदारों में लंबरदार के रूप में करते थे। अब वे कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर और कॉलेज के मैनेजर थे। वास्तव में वे इन पदों पर काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पदों का लालच न था, पर उस क्षेत्र में जिम्मेदारी के इन कामों को निभाने वाला कोई आदमी ही न था। और वहाँ जितने नवयुवक थे वे पूरे देश के नवयुवकों की तरह निकम्मे थे। इसलिए उन्हें बुढ़ापे में इन पदों को संभालना पड़ा था। बुढ़ापा, वैद्य जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल तो सिर्फ अरिथमेटिक की मजबूरी के कारण करना पड़ा, क्योंकि गिनती में उनकी उम्र 62 साल हो गई थी। पर राजधानियों में रहकर देश सेवा करने वाले सैकड़ों महापुरुषों की तरह वे भी उम्र के बावजूद बूढ़े नहीं हुए थे। और उन्हीं महापुरुषों की तरह वैद्य जी की यह प्रतिज्ञा थी कि हम बूढ़े तभी होंगे जबकि मर जाएंगे, और जब तक लोग हमें यकीन न दिला देंगे कि तुम मर गए हो, तब तक अपने को जीवित ही समझेंगे और देश सेवा करते रहेंगे। हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह वे राजनीति से नफरत करते थे और राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी की तरह अपनी राजनीतिक पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था, क्योंकि वे वहां नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था और उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। वैद्य जी का एक पेशा वैद्यक का भी था। वैद्यक में उन्हें 2 नुस्खे खास तौर से आते थे: गरीबों का मुफ्त इलाज और फायदा न हो तो दाम वापस। इन नुस्खों से दूसरों को जो आराम मिला हो वह तो दूसरी बात है। खुद वैद्य जी को भी आराम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोगों के 2 वर्ग बना रखे थे: प्रकट रोग और गुप्त रोग। वे प्रकट रोगों की प्रकट रूप से और गुप्त रोगों की गुप्त रूप से चिकित्सा करते थे। रोगों के मामले में उनकी यह एक थ्योरी थी कि सभी रोग ब्रह्मचर्य के नाश से पैदा होते हैं। कॉलेज के लड़कों का तेजहीन मरियल चेहरा देखकर वे प्रायः इस थ्योरी की बात करने लगते थे। अगर कोई कह देता कि लड़कों की तंदुरुस्ती गरीबी और अच्छी खुराक न मिलने से बिगड़ी हुई है, तो वे समझते थे कि वह घुमाकर ब्रह्मचर्य के महत्व को अस्वीकार कर रहा है। और चूंकि ब्रह्मचर्य को न मानने वाला बदचलन होता है, इसलिए गरीबी और खुराक की कमी की बात करने वाला भी बदचलन है। ब्रह्मचर्य के नाश का क्या नतीजा होता है, इस विषय पर वे बड़ा खौफनाक भाषण देते थे। सुकरात ने शायद उन्हें या किसी दूसरे को बताया था कि जिंदगी में 3 बार के बाद चौथी बार ब्रह्मचर्य का नाश हो तो पहले अपनी कब्र खोद लेनी चाहिए। इस इंटरव्यू का हाल वे इतने सचित्र ढंग से पेश करते थे कि लगता था ब्रह्मचर्य पर सुकरात उनके आज भी अवैतनिक सलाहकार हैं। उनकी राय में ब्रह्मचर्य न रखने से सबसे बड़ा हर्ज यह होता है कि आदमी बाद में चाहने पर भी ब्रह्मचर्य का नाश करने लायक नहीं रह जाता था। संक्षेप में उनकी राय थी कि ब्रह्मचर्य का नाश कर सकने के लिए ब्रह्मचर्य का नाश न होने देना चाहिए। उनके इन भाषणों को सुनकर कॉलेज के 3/4 लड़के अपने जीवन से निराश हो चले थे, पर उन्होंने एक साथ आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि वैद्य जी के दवाखाने का एक विज्ञापन था: जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश। आशा किसी लड़की का नाम होता तब भी लड़के यह विज्ञापन पढ़कर इतने उत्साहित न होते, पर वे जानते थे कि संदेश एक गोली की ओर से आ रहा है जो देखने में बकरी की लेंडी जैसी है, पर पेट में जाते ही रगों में बिजली सी दौड़ने लगती है। एक दिन उन्होंने रंगनाथ को भी ब्रह्मचर्य के लाभ समझाए। उन्होंने एक अजीब सा शरीर विज्ञान बताया, जिसके हिसाब से कई मन खाने से कुछ छटांग रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से कुछ और इस तरह आखिर में बीरे की एक बूंद बनती है। उन्होंने साबित किया कि बीरे की एक बूंद बनाने में जितना खर्च होता है उतना एक एटम बम बनाने में भी नहीं होता। रंगनाथ को जान पड़ा कि हिंदुस्तान के पास अगर कोई कीमती चीज है तो वीर्य ही है।
उन्होंने कहा कि वीर्य के हजारों दुश्मन हैं और सभी उसे लूटने पर आमादा है। अगर कोई किसी तरकीब से अपना वीर्य बचा ले जाए तो समझो पूरा चरित्र बचा ले गया। उनकी बातों से लगा कि पहले हिंदुस्तान में वीर्य रक्षा पर बड़ा जोर था और एक ओर घी दूध की तो दूसरी ओर वीर्य की नदियां बहती थीं। उन्होंने आखिर में एक श्लोक पढ़ा जिसका मतलब था कि वीर्य की एक बूंद गिरने से आदमी मर जाता है और एक बूंद उठा लेने से जिंदगी हासिल करता है। संस्कृत सुनते ही शनिचर ने हाथ जोड़कर कहा, जय भगवान की। उसने सिर जमीन पर टेक दिया और श्रद्धा के आवेग में अपना पिछला हिस्सा छत की ओर उठा लिया। वैद्य जी और भी जोश में आ गए और रंगनाथ से बोले, ब्रह्मचर्य के तेज का क्या कहना, कुछ दिन बाद शीशे में अपना मुंह देखना, तब ज्ञात होगा। रंगनाथ सिर हिलाकर अंदर जाने को उठ खड़ा हुआ। अपने मामा के इस स्वभाव को वह पहले से जानता था। रूपन बाबू दरवाजे के पास खड़े थे। उन पर वैद्य जी के भाषण का कोई असर नहीं पड़ा था। उन्होंने रंगनाथ से फुसफुसाकर कहा, मुंह पर तेज लाने के लिए आजकल ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, वह तो क्रीम पाउडर के इस्तेमाल से भी आ जाता है। चौथा भाग यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। फिर मिलते हैं 5वें भाग में।